वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपका है 67 यानी 67। तिथि है 14/12/2020। आज जो हमें पाठ पढ़ना है वो है लहासा की। और लहासा जगह है तिब्बत में। और जो लेखक हैं इसके राहुल सांकृत्यायन, वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, यानी उन्हें घूमने का बहुत शौक़ था। और उन्होंने लगभग भारत की यात्रा की है और चीन, नेपाल, तिब्बत इनकी यात्राएं की हैं। और लहासा की ओर जब उन्होंने 1930 के आसपास शायद यात्रा की थी, तब स्थितियां अलग थी। यानी कि मार्ग बहुत कठिन थे, दुर्गम थे, पहाड़ियाँ थी, ऊंचे पर्वत थे, जाने के रास्ते उतने आसान नहीं थे। उन्होंने कष्ट उठाकर भिखारी का वेश धर कर वहाँ की यात्रा की थी। तो उन्होंने अपने जीवन में घूमने का काम बहुत किया, इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ उनके लेखन में या पढ़ने में नज़र आती हैं। जब भी हम उनका पाठ पढ़ते हैं, यात्रा संस्मरण उनके बहुत रोचक और सुंदर होते हैं, हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो आइए हम पाठ को शुरू करें लहासा की ओर। इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक के अनुसार प्रत्यक्त चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। लेखक ने दोनों चिटे उसे दे दिया। तत्पश्चात वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। उस गांव में सुमति, जो लेखक का दोस्त था, के परिचित लोग रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने को अच्छी जगह मिल गई। 5 वर्ष पश्चात जब वे पुनः इसी रास्ते से लौटे, तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं, बल्कि एक भद्र और सुसभ्य सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। तो कितना फ़र्क आया जब पहली बार उन्होंने, क्योंकि नेपाल और चीन का जो बॉर्डर है, हिंदुस्तान का बॉर्डर है, उसके रास्ते जाना बड़ा मुश्किल था, बहुत सख्ताई थी और वो बंद भी था और कई तरह की समस्याएं थी। तब उन्हें भिखारी का वेश धरकर नेपाल के अंदर, नेपाल के रास्ते तिब्बत में जाना पड़ा था। और तब उनकी बड़ी आओ भगत हुई थी, आदर सत्कार हुआ था। लेकिन जब उसी रास्ते से वो सभ्य और अच्छे तरीके से घोड़े पर सवार होकर लौटे, तो उनको वो सत्कार, वो सम्मान नहीं मिला। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। अब देखिए कितना अंतर आ गया। जब वो 5 साल पहले गए थे तो भिखारी के वेश में थे, तो उन्हें लोगों ने रुकने की जगह भी दे दी थी। लेकिन जब अब ठीक ठाक होकर लौटे, घोड़े पर सवार, एक भद्र और पढ़े लिखे या पैसे वाले लगते हैं जैसे, तो उनको जगह नहीं मिली। उन्हें गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमति को डांडा थोंगला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह होती हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांवों का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता। यह डाकुओं के लिए छिपने का सबसे अच्छा स्थान है। वहां डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता। डकैत सबसे पहले लगे हाथ लोगों को मार डालते हैं। अब देखिए, अब दो चीज़ बताई कि 5 साल पहले और 5 साल के बाद में क्या अंतर आया। और थोंगला पार करना था, और थोंगला यानी तिब्बत में डांडे जगह होती हैं जो कि काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं। दूर दूर तक ना गांव होता है, ना मकान होते हैं, रास्ते टेढ़े मेढ़े, ऊंचे, इतने खतरनाक होते हैं। तो और 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण वहाँ आसपास गांव दिखते ही नहीं और है भी नहीं। इसलिए डाकुओं के लिए छिपने की यही सबसे अच्छी जगह थी, स्थान था। और क्योंकि नियम कायदे कोई थे नहीं, कानून की ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था थी नहीं, तो डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता था। और जब डाकू किसी को पकड़ते थे तो सबसे पहले उसे मार डालते थे, और उसके बाद तत्पश्चात यह देखते थे कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि हैं कि नहीं। वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते रहते थे। अब इसमें चंद बातें शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ कि पिछली बार उसने चीनी प्रत्यक्त किले की बात की, भिखमंगे के वेश में वो घुसे थे, और उनका मित्र सुमति, जिसके दोस्त थोंगला नामक गांव में के अंतिम गांव में पहुंचे थे, वहां उन्हें ठहरने की जगह मिल गई थी। लेकिन जब वो 5 साल बाद वापस लौटे तो उन्हें उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। लेकिन वो अच्छे रूप में थे, उन्हें ना रहने की जगह मिली, तब उन्हें किसी गरीब की झोपड़ी में रुकना पड़ा। और उनके दोस्त सुमति को थोंगला, डांडा
थोंगला पार करना था। लेखक बताता है कि तिब्बत में डांडे जो है वो जगह खतरनाक होती है क्योंकि ऊंचाई पर होती है और दूर दूर तक ना कोई गांव होता है और वो ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट की है। यहाँ डाकू लोग लोगों को पकड़ते हैं, मारते हैं, उसके पश्चात यानी उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद पैसे रुपए कुछ हैं या नहीं। अब क्योंकि वहाँ कानून की कोई व्यवस्था नहीं है तो इसलिए लोग डंडे की जगह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते हैं। तो इतनी संक्षिप्त जानकारी लेखक ने हमें दी है उस समय के तिब्बत के समाज को लेकर। आइए बढ़ें पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा प्यारे बच्चों कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। आइए इसका उत्तर देखें। पहले प्रश्न है हमारा कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उत्तर है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को लूटमार का भय बना रहता था क्योंकि हर व्यक्ति के पास हथियार रहते थे। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी तो हर आदमी जुल्म आसानी से कर लेगा, यानी उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। तो कानून की व्यवस्था इसलिए होती है ताकि लोगों में डर रहे और वो गलत कार्य ना करें। आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो आइए, सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति थे जो लोगों से समय समय पर मिलते रहते थे। सुमति तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते थे। सुमति समय के पाबंद थे। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। तो कुल मिला के ये है कि वो पढ़े लिखे भी थे, समय के पाबंद यानी पंक्चुअल थे और तिब्बत के बारे में उनको अच्छी जानकारी थी, हंसमुख थे और लोगों से क्योंकि उनका मिलना जुलना ज़्यादा था इसीलिए जगह जगह पर उनके जान पहचान के लोग मिलते थे, जिसकी वजह से लेखक को भी काफ़ी सुविधा मिली। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ी का शौक है। उसके इस शौक का उसकी पढ़ाई या काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, लिखें। हाँ, मेरे मित्र विनोद को घुमक्कड़ी का शौक है। इस शौक के कारण उसकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित रही है। कई बार घुमक्कड़ी की वजह से वह परीक्षा नहीं दे पाया। काम धंधा हो या पढ़ाई, उसमें निरंतरता होनी चाहिए। कुल मिला के ये है कि घूमना फिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके मुख्य कार्य उससे प्रभावित नहीं होने चाहिए। चाहे वो आपकी शिक्षा है, चाहे आपकी नौकरी है। अगर इसमें आप कंटिन्यूटी यानी लगातार नहीं रहेंगे तो आपको नौकरी जा सकती है और पढ़ाई भी से भी नुकसान आपका होगा, आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरह घुमक्कड़ी के शौक में बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन उसका अपना अलग मज़ा है। आइए बढ़ें चौथे और अंतिम प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, क्यों। उत्तर है कि तिब्बत में डांडे डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है क्योंकि वहाँ ऊंचाई के कारण मीलों तक आबादी नहीं है और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कारण दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता। इसलिए तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था। तो यही एक वजह थी कि डाकू को कोई पकड़ क्यों नहीं पाता था, क्योंकि वो बहुत ही सुरक्षित जगह है जिसका नाम डांडे है और क्योंकि वो बहुत ऊंचाई तक है, मीलों तक दूर दूर तक आबादी नहीं है और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कारण दूर तक कोई आदमी भी वहाँ आता जाता नहीं है। कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, हर आदमी हथियार लेकर घूमता है, तो इसीलिए वहाँ डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा है कि 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आया। उत्तर है कि 5 वर्ष पहले की यात्रा में लेखक को खूब आदर सत्कार किया गया था, लेकिन अब जब दोबारा यात्रा की तो वह आदर सत्कार नहीं मिला तथा उन्हें ठहरने के लिए गांव में किसी गरीब की झोपड़ी में रुकना पड़ा। स्थिति बदल गई थी। तो देखिए, समय बदलता है, सब कुछ बदलता है। आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी आज नहीं है। हमेशा ऐसा होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। जिनसे आपके अच्छे रिश्ते थे कुछ समय पहले, आज वो किसी कारण से बिगड़ जाते हैं। तो यही अनुभव लेखक का भी रहा कि 5 साल पहले जब उसने भिखारी के वेश में यात्रा की थी तो उसकी
खूब आदर सत्कार किया था और ठहरने के लिए भी जगह अच्छी मिल गई थी। लेकिन जब 5 साल बाद वापसी उसी जगह से लौटा तो उनको ना जगह अच्छी मिली ठहरने के लिए, ना आदर सत्कार मिला। इसलिए मजबूरी में उन्हें किसी गरीब की झोपड़ी में रुकना पड़ा। सिचुएशन, स्थिति बदल गई थी। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, ल्हासा की और पाठ की कुछ खास रोचक बातें लेखक के द्वारा जो हमने जानी आपको पसंद भी आई होंगी, जानकारी भी मिली होंगी और समझ भी आई होंगी। प्रश्न उत्तर भी आसान है, आपको समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगा कर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।